सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास डैम्स का बच गया था, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ ग्रेविटी डैम। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डैम क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स बेस्ड ऑन वेरियस टाइप्स। उसके बाद हमने ग्रेविटी डैम के बारे में डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी फोर्सेज हैं जो ग्रेविटी डैम पे एक्ट करती हैं। वन बाई वन हम सबको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट टाइप की फोर्स जो ग्रेविटी डैम पे एक्ट करती है हमारे पास है वाटर प्रेशर। और ऑब्वियसली जो है अब डैम हमने बनाया है तो डैम पे वाटर प्रेशर एक्ट तो करेगा ही। तो इस पे वाटर प्रेशर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 यूनिट वेट इंटू एच का स्क्वायर, वेयर पी रिप्रेजेंट्स द टोटल प्रेशर, डब्ल्यू हमारे पास है यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, ये तो आपको पता ही है। एच है हाइट अप टू विच वाटर इज स्टोर्ड, किस हाइट तक वाटर स्टोर्ड है डैम पे। उसके बाद है पी हमेशा जो है एक्ट करता है h/3 फ्रॉम बेस, मतलब जो हमारे पास ये टोटल वाटर प्रेशर है अगर हम देखेंगे बेस से h/3 पे एक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जाता है वेट ऑफ, अगर हमने वेट ऑफ डैम निकालना होगा। वेट ऑफ डैम हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ डैम होगा इनटू यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, कि जिस मटेरियल का हमने डैम बनाया होगा। अर्थन डैम होगा तो यूनिट वेट ऑफ क्ले या सिल्ट लगाएंगे। अगर हमने आरसीसी का बनाया होगा तो यूनिट वेट ऑफ आरसीसी लगाएंगे, जैसे 25 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर है। कंक्रीट का होगा तो यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट है 24 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। तो वो डिपेंड करता है किस मटेरियल का डैम बना होगा, उसी से उसके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके हम वेट ऑफ डैम निकाल सकते हैं। तो वेट सेल्फ वेट भी एक्ट करता है डैम पे, ग्रेविटी डैम पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर जो एक्ट करता है ग्रेविटी डैम पे हमारे पास है अपलिफ्ट प्रेशर। अब अपलिफ्ट प्रेशर हमारे पास दो होते हैं, एक हील पे होता है और एक टॉप पे होता है। हील पे होता है यूनिट वेट इंटू एच और अपलिफ्ट प्रेशर टॉप पे होता है यूनिट वेट इंटू एच का स्क्वायर। अपलिफ्ट प्रेशर एट गैलरी कितना होता है, यूनिट वेट, फिर है ब्रैकेट स्टार्ट एच डैश प्लस 1/2 एच माइनस एच डैश। एज यू कैन सी हियर इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे था अपलिफ्ट प्रेशर एट हील, यूनिट वेट इंटू एच। तो यूनिट वेट इंटू एच यहाँ तक हमारे पास जो वाटर का लेवल है, इससे ऊपर हमारे पास आ गया सफिशिएंट फ्री बोर्ड, क्योंकि ग्रेविटी डैम में सफिशिएंट फ्री बोर्ड प्रेजेंट होता है। तो ये आ गया हमारे पास जो डैम का टो है और यहाँ पे जो हाइट है एच डैश है। उसके बाद जो ड्रेनेज गैलरी पे इसने दिया है, दिस पॉइंट इज ड्रेनेज गैलरी, तो इस पे जो अपलिफ्ट प्रेशर है वो यही दिया है, यूनिट वेट इंटू एच डैश वाला 1/3 एच माइनस एच डैश। तो ये सारे फॉर्मूला जो है इसी क्रॉस सेक्शन से निकले हुए हैं। तो अलग अलग टाइप के प्रेशर जो है इस ग्रेविटी डैम पे एक्ट करते हैं। तो सबके लिए क्या क्या फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो टोटल वाटर प्रेशर है पी वो h/3 फ्रॉम बेस से एक्ट करता है, मतलब इस पॉइंट पे एक्ट करता है। इसका जो रिजल्टेंट है वो बेस से h/3 पे एक्ट करता है। तो डिटेल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता होगा किस चीज को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है तो वही सफिशिएंट है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर जो डैम पे एक्ट करता है हमारे पास है आइस प्रेशर। आइस प्रेशर में क्या होता है कि इट्स द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइस, कि जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाती है। जो डैम के पीछे स्टोर्ड वाटर होगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, तो दैट प्रेशर इज नोन एज आइस प्रेशर। तो इसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो 5 टाइम्स ज्यादा होता है देन दैट ऑफ कंक्रीट। तो इसमें फॉर्मूला कुछ नहीं है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेशर जो एक्ट करता है वेव प्रेशर, की जब भी वेव्स वगैरह क्रिएट होती हैं वाटर में तो डेट प्रेशर इज नोन एज वेव प्रेशर। तो इसको निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है 0.0322 रूट ऑफ वी एफ प्लस 0.763 माइनस 0.271 जो है अंडर रूट 4f। और ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब हमारे पास f जो होगा वो लेस देन 32 किलोमीटर होगा। f इन द सेंस f यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ वाटर वे। अगर लेंथ ऑफ वाटर वे हमारे पास ग्रेटर देन 32 किलोमीटर है तब फॉर्मूला होगा सिर्फ h इज इक्वल टू 0.0322 रूट ऑफ वी एफ। अब h यहाँ पे क्या, एच डब्ल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ वेव इन मीटर्स। v जो हमारे पास यहाँ पे विंड वेलोसिटी है, और p मतलब जो प्रेशर वेव प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है 2.4 यूनिट वेट इंटू एच डब्ल्यू इंटू 1/2 इंटू 5/3 एच डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 यूनिट वेट एच डब्ल्यू का स्क्वायर। इस रिलेशन से अब यहाँ पे पी डब्ल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये कहाँ पे एक्ट करता है, 3/8 एच डब्ल्यू पे ये एक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेशर आता है जो ग्रेविटी डैम पे एक्ट करता है, वो हमारे पास है सिल्ट प्रेशर। सिल्ट प्रेशर का निकालने का फॉर्मूला क्या है, पी एस इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा डैश एच का स्क्वायर 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। तो यहाँ पे हमारे पास जो लैम्डा है ये क्या है, यूनिट वेट ऑफ सबमर्ज सिल्ट या डिपॉजिटेड सिल्ट। अब सिल्ट ही डिपॉजिट हो रही है तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो उसका यूनिट वेट क्या है, और एच यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ सिल्ट डिपॉजिटेड 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। फाइव यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। और ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये भी h/3 हाइट पे ही एक्ट करता है फ्रॉम बेस से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है विंड प्रेशर। विंड प्रेशर जो है इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसकी सिर्फ वैल्यू है 1 से लेकर 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में इसको कंसिडर किया जाता है। इसके बीच में हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो नेक्स्ट एंड लास्ट प्रेशर जो एक्ट करता है डैम पे हमारे पास है अर्थक्वेक फोर्स। यहाँ पे है वी बी इज इक्वल टू ए एच
इंटू डब्ल्यू। तो ये अर्थक्वेक फोर्स, क्योंकि अर्थक्वेक जो है अब डेली तो नहीं आता, अर्थक्वेक जो है कभी रेयर में अगर आ गया तो फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाना पड़ता है। तो ये सारी फोर्सेज जो है कंसिडर करके ही हम ग्रेविटी डैम को जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि हमने पहले जो ग्रेविटी डैम की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उस पर जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, चाहे वो विंड प्रेशर है, अर्थक्वेक फोर्स है, सिल्ट प्रेशर है, कुछ भी है, वो सारी फोर्सेज जो है ग्रेविटी डैम सेल्फ वेट की वजह से रेजिस्ट कर लेता है। तो ये थी हमारे पास कुछ वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेज जो एक्ट करती है ग्रेविटी डैम पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर ग्रेविटी डैम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ग्रेविटी डैम के लिए स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। इसमें जनरली 4 टाइप की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं हमारा ग्रेविटी डैम जो है वो स्टेबल कंडीशन में। फर्स्ट इसमें आ जाता है ओवरटर्निंग फोर्स। अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होना चाहिए ओवरटर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, सबमिशन ऑफ रेजिस्टिंग मोमेंट्स डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ ओवरटर्निंग मोमेंट्स, ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5। अगर ये जो रेशो है यहाँ पे अगर ये ग्रेटर देन 1.5 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा डैम जो है वो ओवरटर्निंग के अगेंस्ट स्टेबल है। अगर ये वैल्यू इससे कम होगी, 1.5 से कम होगी, तो हम कह सकते हैं हमारा डैम जो है अनस्टेबल है अगेंस्ट ओवरटर्निंग। नेक्स्ट इसमें है स्लाइडिंग। स्टेबिलिटी अगेंस्ट स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज म्यू इंटू सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, उसका रेशो जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। यहाँ पे म्यू की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 0.65 से लेकर 0.75 के बीच में। तो जितनी भी वर्टिकल फोर्सेज और जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इंटू म्यू करके ये रिलेशन ग्रेटर देन 2 होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हम कह सकते हैं डैम इज अनस्टेबल अगेंस्ट स्लाइडिंग। इन केस ऑफ लार्ज डैम शेयर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज आल्सो कंसिडर्ड फॉर एन इकोनॉमिकल डिजाइन। जब हमारे पास डैम ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके लिए हमें शेयर स्ट्रेंथ को भी कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद जो इसके लिए जो स्टेबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, म्यू इंटू सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज प्लस बी इंटू सी डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एच, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सी यहाँ पे है एवरेज कोहिजन, इसकी वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी करती है, 40 से लेकर 40 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट शेयर स्ट्रेंथ जो है वो भी स्टेबल है। सो नेक्स्ट हमारे पास जाता है क्रशिंग, कि डैम जो है क्रशिंग के अगेंस्ट भी स्टेबल होना चाहिए। तो इस केस में क्या कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, जो मैक्सिमम प्रेशर होगा वो V अपॉन बी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + 6E अपॉन बी एट टो पे इतना प्रेशर होना चाहिए, और मिनिमम कितना होना चाहिए, हील पे इतना प्रेशर होना चाहिए 1 - 6E अपॉन बी। ई यहाँ पे एसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी वर्टिकल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टोटल वर्टिकल फोर्स है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होगी तो हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा कि डैम जो है अगेंस्ट क्रशिंग के अगेंस्ट भी स्टेबल है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन जो स्टेबिलिटी अगेंस्ट है वो टेंशन है। फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ द डैम द रिजल्टेंट शुड फॉल विद इन द मिडल थर्ड पोर्शन ऑफ द बेस। कि फॉर नो टेंशन केस के लिए हमारे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मिडल थर्ड पोर्शन ऑफ द बेस पे एक्ट करनी चाहिए। दिस रूल इज आल्सो नोन एज मिडल थर्ड रूल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस रूल को हम मिडल थर्ड रूल कहते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए कि फॉर नो टेंशन के लिए हमारी जो एसेंट्रिसिटी होनी चाहिए वो लेस देन होनी चाहिए B/6। बी होगी बेस विड्थ ऑफ डैम और 6 तो ये एक कांस्टेंट है यहाँ पे। अगर हमारी एसेंट्रिसिटी लेस देन है B/6 से तो हम कह सकते हैं कि बेस पे कोई भी टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन है, इससे ज्यादा एसेंट्रिसिटी है तो डैम के बेस पे टेंशन प्रोड्यूस होगी। तो दिस कंडीशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थी हमारे पास 4 स्टेबिलिटी कंडीशंस ग्रेविटी डैम की। अगर ये चारों की चारों सेटिस्फाइड है तो वी कैन से डेट द ग्रेविटी डैम इज स्टेबल अगेंस्ट ऑल द फोर्सेज। अगर इनमें से कोई भी अनसेटिस्फाइड है तो ग्रेविटी डैम स्टेबल नहीं रहेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिमेंट्री प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन है ग्रेविटी डैम का, इसमें क्या है, टॉप से इसमें एक सफिशिएंट विड्थ दी गई है, टॉप विड्थ, जिसको हम डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्री प्रोफाइल में ऐसा नहीं होता। एलिमेंट्री प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, टॉप विड्थ को 0 कर देते हैं। मतलब इस लाइन को मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के लिए ज्वाइन कर दूंगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन बन जाएगा इसका। तो दैट क्रॉस सेक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोफाइल। इसमें हम डिस्कस करेंगे होता है क्या। इफ द ग्रेविटी डैम इज सब्जेक्टेड टू ओनली वाटर प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर एंड सेल्फ वेट, देन द स्टेबिलिटी कंडीशन में बी सेटिस्फाइड बाय राइट एंगल ट्रायंगुलर सेक्शन। कि जब ग्रेविटी डैम पे सिर्फ 3 ही फोर्सेस लग रही होंगी, कौन कौन सी, अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर और सेल्फ वेट, तब जो हमारे पास स्टेबिलिटी कंडीशन है डैम की, जो अभी हमने ऊपर स्टेबिलिटी कंडीशन डिस्कस की, तो ये स्टेबिलिटी कंडीशन जो है राइट एंगल ट्रायंगुलर सेक्शन से सेटिस्फाइड हो सकती है। तो दैट राइट एंगुलर ट्रायंगुलर सेक्शन ऑफ ग्रेविटी डैम इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोफाइल। इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री प्रोफाइल। अब देखो हमने पीछे डिस्कस किया, हमारे पास जो है ग्रेविटी डैम में अलग अलग टाइप की फोर्सेज एक्ट कर रही थी। वाटर प्रेशर था, वेट ऑफ डैम्स, अपलिफ्ट प्रेशर, आइस प्रेशर, वेव प्रेशर वगैरह वगैरह। लेकिन जब सिर्फ ये 3 फोर्सेज लगेंगे ग्रेविटी डैम पे, एक अपलिफ्ट प्रेशर होगा, सेल्फ वेट होगा और वाटर प्रेशर होगा, तो तब जो स्टेबिलिटी कंडीशन जो है राइट एंगल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो दैट राइट एंगल ट्रायंगुलर सेक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम।
अब इसमें सिर्फ 3 ही फोर्सेस लगेंगे। वेट ऑफ डैम हम कैसे निकालते हैं, वही वॉल्यूम ऑफ डैम इनटू यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल। जिस मटेरियल का डैम बना हुआ होगा उसके यूनिट वेट को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेल्फ वेट हमारे पास यहाँ से डैम का निकल जाएगा। वाटर प्रेशर वही 1/2 यूनिट वेट इनटू एच का स्क्वायर, तो ये भी हमेशा h/3 पे फ्रॉम बेस पे एक्ट करेगा। और अपलिफ्ट प्रेशर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 इंटू, वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर हमारे पास अलग अलग था, हील के लिए अलग था, टो के लिए अलग था और ड्रेनेज गैलरी के लिए अलग था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा 1/2 इंटू बी CW इंटू एच। ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, वर्टिकली एक्ट करता है एट B/3 फ्रॉम हील से B/3 पे ये चीज एक्ट करती है इस केस में एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम में। उसके बाद जो होती है इसमें दो चीजें आती है। बेस विड्थ यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला आता है। एक तो आता है बेस विड्थ फॉर स्ट्रेस क्राइटेरिया, स्ट्रेस क्राइटेरिया के लिए बेस विड्थ अलग निकलती है और स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए बेस विड्थ यहाँ पे अलग निकलती है। अब बेस विड्थ जो स्ट्रेस क्राइटेरिया के लिए h डिवाइडेड बाई रूट ऑफ रो इंटू सी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस थिंग रिप्रेजेंट्स यूनिट वेट इंटू सी के हमारे पास क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर इंटेंसिटी कोफिशिएंट। और स्लाइडिंग क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे बेस वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, एच यू रो इंटू सी। तो रो डेंसिटी है, यूनिट वेट आप कुछ भी कहो इसको, और सी हमारे पास क्या है, अपलिफ्ट प्रेशर कोफिशिएंट। और ये था हमारे पास एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। एलिमेंट्री प्रोफाइल आप कह सकते हो एक थ्योरेटिकल डाटा है कि हम थ्योरेटिकली, जैसे आप थ्योरेटिकली कुछ होता है लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल थिंग्स। तो ये सेक्शन जो हमने पीछे पढ़ा ये थ्योरेटिकल है, ग्रेविटी डैम का थ्योरेटिकल डाटा है। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली, हम डैम को जो बनाएंगे प्रैक्टिकली में इस एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम को सेटिस्फाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास किसका दिया है, एलिमेंट्री प्रोफाइल है ग्रेविटी डैम की। इसकी टॉप विड्थ बिल्कुल 0 हो जाती है। तो टॉप विड्थ 0 करने से हमारे पास स्टेबिलिटी कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाती है, लेकिन इस डैम को फिर वेरियस पर्पज के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। जो टॉप विड्थ 0 है तो रोड हमारे पास टॉप से हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, उसकी वजह से हमारे पास जो है सेपरेट रोड जो है कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है डैम पे जाने के लिए। तो ये प्रॉब्लम काज कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्री प्रोफाइल को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज जो है बहुत रेयर केसेस में करते हैं। तो दैट्स वाई वी ऑफन प्रेफर द प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। अब प्रैक्टिकल प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम की, हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऐसे भी, ये नॉलेज के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो प्रैक्टिकल प्रोफाइल है ग्रेविटी डैम की हमारे पास क्या होनी चाहिए। टॉप विड्थ हमारे पास डैम की कितनी होनी चाहिए, 0.14 इंटू एच, यू कैन से डेट 14% ऑफ एच। जो टोटल हाइट है उसकी 14% अगर हम निकालेंगे तो उतनी हम टॉप विड्थ रखते हैं। यहाँ तो होनी चाहिए मिनिमम विड्थ रिक्वायर्ड फॉर अ रोडवे, कि हमारे पास मिनिमम विड्थ कितनी रिक्वायर्ड है रोडवे के लिए। तो इन दोनों में से जो ग्रेटर होगी फर्स्ट और सेकंड में, उतनी हम टॉप विड्थ डैम की ले लेंगे। नेक्स्ट इसमें जाता है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटी डैम में। इट शुड नॉट बी लेस देन 0.9 मीटर। 0.9 मीटर से ये लेस देन नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए मिनिमम। यहाँ तो होना चाहिए 3/2 इंटू HW। अब HW यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाइट ऑफ वेव, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, 0.0322 रूट ऑफ VF जब F हमारे पास कितना होगा, ग्रेटर देन 32 किलोमीटर होगा। F हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ वाटरवे। तो ये इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम फ्री बोर्ड की हाइट जो है ले लेंगे। तो नेक्स्ट चीज में आ जाता है हाइट ऑफ डैम हम कैसे निकालते हैं। अब देखो जैसे हमने अर्थन डैम के केस में हाइट ऑफ डैम निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था h/5 प्लस 1.5। एक तो ये था थ्योरेटिकल फार्मूला या जिसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहेंगे, और दूसरा जो अकॉर्डिंग टू थंब रूल्स हम हाइट ऑफ अर्थन डैम हम कैसे निकालते थे उसके लिए फार्मूला था हमारे पास h/4। लेकिन ग्रेविटी डैम में हमारे पास यहाँ पे अलग फार्मूला है हाइट ऑफ डैम निकालने के लिए। तो हाइट ऑफ डैम हम ग्रेविटी डैम के केस में कैसे निकालते हैं, F/W, मतलब यू कैन से दैट यूनिट वेट प्लस 1। अब यहाँ पे F क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परमिजिबल स्ट्रेस। ये रो क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसको यूनिट वेट कहो या इसको डेंसिटी कहो जो डैम मटेरियल होगा। तो उसके बाद और W हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है। ये थी हमारे पास 4 प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम, टॉप विड्थ, फ्री बोर्ड, हाइट ऑफ डैम वगैरह। उसके बाद जो हम अपस्ट्रीम स्लोप और डाउन स्ट्रीम स्लोप जो है वो सिचुएशन के हिसाब से कंसीडर करें। हमारे पास हाइट ऑफ डैम होनी चाहिए। अगर हमें परमिसिबल लिमिट बताई है इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा एक्सीड होगी तो वी हैव टू इंक्रीज अपस्ट्रीम एज वेल एज द डाउन स्ट्रीम स्लोप ऑफ द डैम। तो ये थी हमारे पास 4 प्रैक्टिकल प्रोफाइल जो है ग्रेविटी डैम की। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास इसमें आता है वो है स्पिलवे। स्पिलवे का मतलब होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सरप्लस वाटर को बाहर निकालने के लिए डैम से, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिलवे। आपको कॉमन एग्जांपल अगर मैं स्पिलवे की दूंगा, जो हमारे पास टनल होते हैं डैम्स में, वो किस लिए होते हैं, जब भी वाटर जो है डैम में एक्सेस हो जाएगा, जैसे ड्यूरिंग फ्लड्स वगैरह जो है हम क्या करते हैं, एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं। एनी स्ट्रक्चर विच वी कंस्ट्रक्ट फॉर द रिमूवल ऑफ सरप्लस वाटर फ्रॉम द डैम, द दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पिलवे। अब इसकी हॉल्विंग टाइप्स है हमारे पास, स्पिलवे जो है अलग अलग टाइप्स की होती है। फर्स्ट इसमें जाता है फ्री ओवरफॉल और स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। ये जो है सिंपलेस्ट काइंड ऑफ स्पिलवे है। इट इज यूज्ड फॉर लव हाइट डैम्स के लिए, इसको हम जनरली यूज करते हैं। लव हाइट डैम्स होगा या नैरो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होगा, और हैविंग डाउनस्ट्रीम फेस नियरली वर्टिकल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्री या ओवरफॉल स्पिलवे के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तभी हम ये स्पिलवे जो है स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे या फ्री ओवरफॉल स्पिलवे जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जाता है ऑगी स्पिलवे, या जिसको हम ओवरफ्लो
स्पिलवे भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज एस्कर्व स्पिलवे। इट्स एन इंप्रूवमेंट ओवर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। ये हम कह सकते हैं कि एक इंप्रूवमेंट है ओवर स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे जो हमने ऊपर पढ़ी। इसमें क्या होता है कि मेन डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, फ्री ओवरफॉल और ऑगी स्पिलवे के बीच में डिफरेंस क्या है कि स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे में क्या होता है कि वाटर जो है वर्टिकली फॉल होता है और ऑगी स्पिलवे के केस में वाटर को गाइड किया जाता है स्मूथली। सो एज यू कैन सी हियर वाटर जो है वर्टिकली फॉल हो रहा है किसके, स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे के केस में। लेकिन ऑगी स्पिलवे के केस में क्या होता है कि देखो ये वाटर जो है इसको गाइड किया जाता है स्मूथली। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑगी स्पिलवे एंड स्ट्रेट ड्रॉप स्पिलवे। नेक्स्ट इसमें जाता है साइड चैनल स्पिलवे। साइड चैनल स्पिलवे में क्या होता है कि वाटर इज कैरिड अवे बाय द चैनल्स रनिंग पैरेलल टू क्रिस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि चैनल्स कंस्ट्रक्ट की जाती है जो पैरेलल होंगी क्रिस्ट लेवल ऑफ द डैम, और उन चैनल्स के जरिए जो है एक्सेस वाटर को बाहर निकाला जाता है। इसको कब प्रोवाइड किया जाता है, इट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नैरो स्पेस। जब हमारे पास डैम में स्पेस जो है नैरो होगी, मतलब सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल नहीं होगी ये बाकी दो एबो स्पिलवे यूज करने के लिए। इट्स बेस्ट चॉइस वेयर अ लॉन्ग ओवरफ्लो क्रिस्ट इज डिजायर्ड इन ऑर्डर टू लिमिट द सरचार्ज हेड एंड एबोटमेंट्स आर स्टीप। तो इसको हम तब यूज कर सकते हैं, ये एक बेस्ट चॉइस है किसके लिए, जब हमारे पास स्पेस नैरो होगी, लॉन्ग ओवरफ्लो क्रिस्ट इज डिजायर्ड इन ऑर्डर टू लिमिट सरचार्ज हेड को हमने क्या करना है, एक लिमिट में रखना होगा, और एबोटमेंट्स जो होंगे डैम की वो क्या होंगे, स्टीप होंगे। तो इस केस में करते हैं साइड चैनल स्पिलवे बेस्ट है। नेक्स्ट इसमें जाता है ओपन चैनल स्पिलवे, जिसको हम ट्रॉप स्पिलवे भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज शूट स्पिलवे। अब इसको कब प्रोवाइड किया जाता है, जब वैली जो होगी नैरो होगी, स्पेस बहुत कम होगी, बेड जो होगा इरोडेबल होगा, मतलब चांसेस जो होंगे वहां पे इरोजन का काफी ज्यादा होंगी। सेपरेट साइट फॉर स्पिलवे इज नॉट अवेलेबल। तो सेपरेट साइट स्पिलवे के लिए अवेलेबल नहीं होगी, तब हम क्या कर सकते हैं, ओपन चैनल या ड्रॉप स्पिलवे का यूज करते हैं। सो उसके बाद जो है नेक्स्ट टनल स्पिलवे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि बेस्ट एंड कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो है स्पिलवे की हमारे पास है टनल। हम कंड्यूट स्पिलवे भी कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, टनल आपको पता ही है। तो इसको हम कंड्यूट स्पिलवे भी कहते हैं क्योंकि ये क्लोज होती है। कंड्यूट मीन्स क्लोज पाइप की तरह होती है, ये टनल जो क्लोज पाइप की तरह होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज कंड्यूट स्पिलवे। दे आर डिजाइन टू फ्लो पार्शली फुल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इस टनल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो पार्शली फुल फ्लो करें, फुली कभी भी उनको फ्लो नहीं करवाया जाता है। इन केस अगर वो फुल फ्लो करेंगे तो साइफोनिक एक्शन काज होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर जो है क्रिएट होगा, तो वो प्रॉब्लम काज करेगा डैम के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों इसमें कि पार्शली फ्लो करने चाहिए, अगर फुली फ्लो करेंगे तो साइफोनिक एक्शन काज हो सकता है, जिसकी वजह से नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा इन द कंड्यूट। तो नेक्स्ट इसमें जाता है शॉफ्ट और मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि यूज्ड इन दैट केस वेयर देयर इज नो स्पेस फॉर अदर स्पिलवे। इसको हम तब यूज करते हैं जब ऊपर हमने जितनी स्पिलवे पढ़ी उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं होगी, तो देन वी यूज द शॉफ्ट और मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक होल बनाया। होल बनाने के बाद ये इनलेट है, साइड से हमने एक चैनल जैसी बना ली जो डैम से बाहर। अब ये डैम का जो बैकवर्ड पॉइंट है, बैक पॉइंट है जहाँ पे वाटर स्टोर्ड है, तो यहाँ से हमने एक होल बना लिया जो डैम की सेंटर में बना के इसको यहाँ से एक चैनल के जरिए जो है, यहाँ इसका आउटलेट है किसी एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ स्पेस है, तो इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया, जिसका क्रॉस सेक्शन आप देख सकते हो। सारा पानी जो है, जो एक्सेस वाटर जो है, इसको यहाँ से बाहर निकाल के ये एक टनल, मतलब आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड जो है ये डैम के बाहर है। डैम हमारा यहाँ है, अब टनल जो है हम बिल्कुल डैम में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे जो है ये डैम के बाहर जा रहा है। तो डाइवर्जन एक हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, डाइवर्जन प्रोवाइड कर दिया, ऐसे पॉइंट को बाहर निकाल दिया जहाँ हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी। तो दैट स्पिलवे इज नोन एज शॉफ्ट और मॉर्निंग ग्लोरी स्पिलवे। अब हमारे पास जो होगा स्मॉल सॉफ्ट स्पिलवे जो बनी हुई होती है वो किसकी बनी होती है, मेटल या कंक्रीट पाइप की बनी हुई होती है। और लार्ज सॉफ्ट स्पिलवे हमारे पास किसकी बनी होती है, आरसीसी की बनी हुई होती है। सो नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास जाती है टाइप ऑफ स्पिलवे कौन से है, साइफन स्पिलवे। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ साइफोनिक एक्शन। इसमें क्या होता है कि एक क्लोज कंड्यूट के जरिए जो है पानी को बाहर निकाला जाता है। एज यू कैन सी हियर, ये हमारे पास क्या है, साइफोनिक स्पिलवे है। अब ये देखो हमारे पास ये डैम का, ये जो है डैम का फ्रंट साइड है, तो एक क्लोज कंड्यूट के जरिए पानी को बाहर निकाला जाता है। यहाँ पे देखो ये इनलेट माउथ है, यहाँ से जब वाटर लेवल इस पॉइंट पे आ जाएगा तो ये खुद यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे इसको क्या रखा है, एयर वेंट रखा है, मतलब जो वैक्यूम वगैरह जो है वो क्रिएट ना हो यहाँ पे। उसके बाद जो है ये क्रॉन है, इसका टॉप मोस्ट पॉइंट इसका है। ये क्रिस्ट हो गया डैम का। ये हमारे पास क्या है, लोअर लिम्ब और लेग, यहाँ से लिम्ब है। अब यहाँ पे ये जो है इसको यहाँ पे ये क्यों प्रोवाइड किया जाता है, डेट इज प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ हाइड्रोलिक जंप। ये आपको पता ही है, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इरोजन काज हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोलिक जंप ये बनाया जाता है। टेल वाटर लेवल यहाँ पे हमारे पास है, तो इसको वाटर सिस्टर्न कहते हैं। वाटर सिस्टर्न इन द सेंस, सिस्टर्न हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंटेनर होता है जो पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जब पानी इधर प्रेशर से आएगा, स्टोर्ड वाटर जो है उसका प्रेशर जो है उसके एनर्जी को डेसिपेट कर देगा। तो दैट्स द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग दिस वाटर सिस्टर्न हियर।
तो जब पानी इधर आएगा, प्रेशर से पानी आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड वाटर होगा, तो वो इसके एनर्जी को डेसिपेट कर देगा और आगे जो है यहाँ पे एक इरोजन वगैरह काज नहीं करेगा। तो दैट इज द फिगर ऑफ साइफोन स्पिलवे। तो ये थी हमारे पास कुछ अलग अलग टाइप्स की स्पिलवे जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। सो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास जो डैम का है वो हमारे पास है एनर्जी डेसिपेशन एंड डेसिपेटर्स। एनर्जी डेसिपेशन का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि जब ये पानी जो है सरप्लस वाटर को हम बाहर निकालते हैं, इसकी एनर्जी को हमें डेसिपेट करना पड़ता है। डेसिपेट इन द सेंस कि इस एनर्जी को हमें क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, इफेक्ट उसको जीरो करना पड़ता है। अगर हम एनर्जी को डेसिपेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो पानी जब नीचे इस पे बेस पे पड़ेगा तो उसको क्या कर देगा, इरोजन काज कर देगा और उसकी वजह से बेस हमारा डैमेज हो जाएगा डैम का। तो हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तो उसको हम कहते हैं एनर्जी डेसिपेशन। और जो भी डिवाइसेस हम उस एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए यूज करते हैं तो दैट डिवाइसेस आर नोन एज डेसिपेटर्स। यहाँ पे इसने क्या बोला कि डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स प्रोवाइडेड फॉर डेसिपेटिंग द एनर्जी ऑफ वाटर। तो जो भी हम डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइड करते हैं ताकि हम वाटर की एनर्जी को डेसिपेट कर सकें, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेसिपेशन। अब जो भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं डेसिपेशन के लिए उनको हम क्या कहते हैं, एनर्जी डेसिपेटर्स या डेसिपेशन डिवाइसेस। इट कैन बी डन बाय टू वेज। अब एनर्जी डेसिपेशन को हम जनरली दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तो है बाय प्रोवाइडिंग हाइड्रोलिक जंप, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइड्रोलिक जंप प्रोवाइड करके, जैसे यहाँ पे इसने हाइड्रोलिक जंप प्रोवाइड किया है, इसकी वजह से हम एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं, या बाय प्रोवाइडिंग बकेट टाइप एनर्जी डेसिपेटर्स। सो एज यू कैन सी हियर इट्स बकेट टाइप एनर्जी डेसिपेटर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डैम है, ये हमारे पास वाटर लेवल है, जब पानी इसके ऊपर से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोलिक जंप जो है बना हुआ है, इसकी वजह जो है पानी कहाँ चला जाएगा, एयर में चला जाएगा, और एयर में चलने की वजह से इसकी एनर्जी को हम क्या कर देंगे। अब देखो जैसे अभी पानी स्टोर्ड है, स्टोर में जब ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने की वजह से ये यहाँ पे इसको डैमेज कर सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोलिक जंप प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से पानी जब यहाँ से जो है एयर में यहाँ पे चला जाएगा, एक फाउंटेन की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक स्टोर्ड वाटर होगा जिसको हम बकेट टाइप एनर्जी डेसिपेटर कहते हैं। तो स्टोर्ड वाटर की वजह से जब पानी इसमें पड़ेगा, ये स्टोर्ड वाटर जो है इसको टोटल इफेक्ट, इसके इफेक्ट को जीरो कर देगा। तो दैट एनर्जी डेसिपेटर इज नोन एज बकेट टाइप एनर्जी डेसिपेटर। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट डैम, इट्स वेरियस टाइप्स। फिर हमने नेक्स्ट डिस्कस किया ग्रेविटी डैम क्या होता है, फोर्सेज कौन कौन सी एक्ट करती है ग्रेविटी डैम पे, स्पिलवे क्या वगैरह क्या होता है, कंडीशन, स्टेबिलिटी कंडीशन क्या है, प्रैक्टिकल प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम की, एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या है ग्रेविटी डैम की। तो वो हमने सारा इन 2 लेक्चर्स में डिस्कस किया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट है डैम्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बिसाइड्स दैट यू कैन आल्सो ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी जनरली डिस्कस अबाउट द वेरियस डाउट्स रिलेटेड टू एनी सिविल इंजीनियरिंग टॉपिक्स। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियो जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।